हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैंप सॉल्यूट पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 10 के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि आखिर सीपी कैसे सीवी से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जूल्स लॉ की। तो अपन स्टार्ट करते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ, इसी को बोल सकते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल्स एक्सपेरिमेंट, और इसी को बोल सकते हैं डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मेजरमेंट, है ना। ये तीनों एक ही बात है। हिंदी में क्या बोलोगे? जूल का नियम। फटाफट से आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स लिखना स्टार्ट करो। जूल का नियम, जूल का प्रयोग, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी का मापन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो सीपी और सीवी का रिलेशनशिप पहले करवाया जाता है जूल के नियम से पहले, है ना। लेकिन मैं आपको जस्ट इसके बाद करवाऊंगा क्योंकि मैं उस रिलेशनशिप में आपको जूल का लॉ यूज करूंगा। तो मैं सोचा पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट जूल्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जूल के अनुसार आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान केवल ताप का फलन होता है। अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है जूल का नियम क्या है तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ताप का फलन होता है। ये हो गई बात। डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट आपको लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ क्या बोलोगे भाई? The value of internal pressure for ideal gases do not depends upon pressure and volume, and hence we can say the value of internal energy for ideal gas is only function of temperature. right? ये स्टेटमेंट हो गया। अगर आपने लिखा नहीं है तो एक बार फिर से रिवर्स करके फिर से लिख लेना, सुन लेना फिर से। होगा क्या? डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या होगा जी? 0। अब इसको प्रूव करना है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट इजाद किया उन्होंने। वो एक्सपेरिमेंट ही क्या कहलाता है? जूल का प्रयोग। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से लिखो, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखना जी क्या होता है। बात करते हैं कि डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी 0 है, 0 है। इसको जूल ने एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो पहले तो उस एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम है, वो आप देखो। या आपको मेंशन करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तब। जितना कंटेंट में लिखवा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है। यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ध्यान देना, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये कंटेनर है, ये हो गया पात्र। ठीक है, कंटेनर, इसमें भरा हुआ है वाटर, ये हो गया जल। ठीक है, यहां पे अपन एक लगा रहे हैं ऐसे, आप इसको बना सकते हो। ये मतलब एक
विलोडक बोलते हैं इसको, विलोडक मतलब स्टीरर, जिससे अपन पानी को हिला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया विलोडक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टीरर। अरे हिलाने का बात है, ठीक है, इससे अपन जल को हिलाएंगे। और यहां पे अपन एक थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मामीटर। अब सुनो, इसके अंदर क्या आइटम रखेंगे, 2 बल्ब, ठीक है, वो एक ट्यूब, ये ट्यूब हो गई, इसको थोड़ा आप इधर बना लो, ये थर्मोमीटर है जी, और ये ट्यूब, और यहां पे ये एक बल्ब हो गया और ये दूसरा बल्ब हो गया। इसको बोलेंगे ए बल्ब और इसको बोलेंगे बी। और यहां पे लगा हुआ है क्या, स्टॉप कॉक। क्या लगा हुआ है, ये स्टॉप कॉक। ये तो समझते ही हो आप, एक ट्यूब है, मतलब ए से बी को सेपरेट करने वाली, ठीक है। ए में मैंने भरी है गैस, क्या भरी है जी, गैस। यहां से स्टार्ट करते हैं आप, ये हो गई आपकी गैस, ठीक है। ये डायग्राम बनाओगे आप, एग्जाम में आएगा तो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे ही अपन वाटर में जैसे ही अपन ये सिस्टम रखते हैं अपना, दोनों बल्ब ये जो एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, इसको जैसे अपन रखते हैं तो पानी हिलता है। अब पानी को कांस्टेंट करेंगे, थोड़ी देर में पानी कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे इसको रखेंगे हिलेगा, फिर थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अपन उसको एक बार इससे स्टीर करके हिला लेंगे कि जैसा टेम्परेचर सब जगह पानी का क्या रहे सेम, उसको अपन थर्मोमीटर से नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको थर्मोमीटर से नोट कर लेंगे। लेट सपोज, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आप लिखेंगे नहीं। सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, कब, प्रयोग के पहले, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, ये था। अब क्या, अब ये जैसे ही स्टॉप कॉक हटाओगे, गैस किसमें भरी हुई है, ए में। बी कैसा है, निर्वात है, वैक्यूम है, मतलब वहां पे कोई भी गैस उपस्थित नहीं है। आई बात समझ में, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं इसको। स्टॉप कॉक को जैसे ही हटाया, गैस कहां से कहां फ्लो करेगी, ए से बी की तरफ। अरे हाँ या ना, जैसे अपन ने स्टॉप कॉक को हटाया, गैस एक्सपेंड होगी कहां से कहां, गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम ए टू बी बल्ब, राइट। तो यहां पे एक बात समझना जी, ये गैस को जैसे आपने एक्सपेंड करवाया स्टॉप कॉक हटा के, उसके बाद फिर आपने क्या किया, स्टीरियर घुमाया, फिर से पानी में स्टीरियर घुमाया, पानी का टेम्परेचर चेक किया। तो प्रयोग के बाद, मतलब गैस को एक्सपेंड करने के बाद, ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्रयोग के बाद भी टेम्परेचर क्या आया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे हाँ या ना, कहने का मतलब इस प्रयोग में जो ताप है वो क्या है, नियत है। ताप क्या है, नियत है। आई बात समझ। तो यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रिमेन्स सेम। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे इसको, अरे इतना से इंग्लिश आप भी पकड़ पाते हो भाई, क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्रयोग के पूर्व तथा प्रयोग के पश्चात ताप में परिवर्तन शून्य था। तो क्या बोलोगे भाई, सेम। सो क्या लिख सकते हैं अपन, dt विल बी 0। अरे हाँ या ना, जब टेम्परेचर ही 0 है, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं है, तो dt भी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एक बात यहां से मुझे बताओ, जब आपने प्रयोग नहीं किया, जब आपने स्टॉप कॉक नहीं हटाई, तब गैस का वॉल्यूम इतना सा था, गैस इतने से एरिया में थी। आपने जैसे ही इसको हटाया, गैस कहां प्रसारित हो गई, बी की तरफ। अब वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, पहले इतना सा वॉल्यूम था गैस का, अब वॉल्यूम इधर तक आ गया। तो आप क्या बोलोगे, सिंस एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर्स, क्योंकि यहां गैस का मुक्त प्रसार हुआ है। अभी मैं बताऊंगा, मुक्त प्रसार मैंने बोला है, लेकिन यहां पे आप लोगों क्योंकि गैस का प्रसार हुआ है, तो क्योंकि गैस का प्रसार हुआ है तो डीवी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, धनात्मक। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, आप सबको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला है पहले वॉल्यूम V1 जो था वो कम था, और एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा, इसलिए dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1 कैसा आया, पॉजिटिव आया। आ गई ना बात समझ में। अब अपन लगाते हैं इस पे फर्स्ट लॉ। क्या लगाते हैं अपन इस पे, फर्स्ट लॉ। चलो ये बना लिया आपने, देखो मैं डायग्राम भी यहां पे हटाऊंगा, जल्दी करो। ओके,
मैंने बोला कि प्रयोग के पहले और प्रयोग के बाद टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए dt क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन बात की जाए dv की, तो dv जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, गैस प्रसारित हुई है, पहले इतना सा आयतन था, अब इतना आयतन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राइट, चलो जी लगाओ। फ्लोट का इक्वेशन क्या था? फ्लोट बोले तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आप सबको पता होना चाहिए। अगर देखा नहीं है लेक्चर तो ऊपर आप टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैम्सोल्यूट पंकज शर्मा, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखो जरा क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहां पे एक बात जो आपको समझनी है वो क्या है, इधर सुनो। सिंस अपन ने वर्क का फॉर्मूला सीख रखा है भाई, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अरे हाँ या ना, ये फॉर्मूला आपने सीख रखा है। अब मुझे बताओ यहां पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें वर्क कितना होगा? दिमाग लगाते हैं। अपन ने ए में तो गैस रखी थी, लेकिन बी में अपन निर्वात बनाए थे, बी में वैक्यूम क्रिएट किया था, और वैक्यूम का मतलब वहां पे कोई भी गैस नहीं है। और मैंने आपको जिस दिन वर्क वाला लेक्चर पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको बोला था कि ये जो पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल है, ये प्रेशर है अपोजिट साइड का, अपोजिंग प्रेशर है। अपोजिंग प्रेशर का मतलब जो रोकता है। जैसे आपने सिलेंडर में गैस भरी, ऊपर पिस्टन है, तो पिस्टन को अगर अपन नीचे दबाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे, तो नीचे जो गैस है वो उसके ऊपर एक अपोजिट प्रेशर लगाएगी, वो क्या कहलाता है? पी एक्सटर्नल। अरे राइट, तो ये कैसा प्रेशर है? अपोजिंग प्रेशर। अब आप ही बताओ कि अगर मैं ए से स्टॉप को हटा रहा हूं, बी की तरफ गैस जा रही है, तो बी में ऑलरेडी कोई गैस है क्या? नहीं है, तो कोई प्रेशर लगेगा क्या? कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। इसलिए यहां पे वर्क, प्रेशर जीरो हो गया, पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसा प्रसार, ऐसा एक्सपेंशन जिसमें कोई भी अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग प्रेशर नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन का केस। कैसा एक्सपेंशन? बिल्कुल फ्री होगा, उसके अपोजिट साइड में कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा होगा। और ऐसा कब हो सकता है? जब सामने वाले के पास वैक्यूम हो। तो बल्ब बी में कैसा है? वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे ध्यान दो, सिंस हियर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस occurs from A to B साइड। हिंदी में क्या बोलोगे? चूंकि यहां गैस का बल्ब ए से बी की तरफ मुक्त प्रसार हुआ है, तो P एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। ये आपको याद रखना है। कोई पूछे P फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल कितना होता है? बोले जीरो होता है। ठीक है, तो अपन ऐसे बोले सिंस P एक्सटर्नल जीरो, देयरफॉर वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। देयरफॉर डेल्टा क्यू क्या बन जाएगा? क्यू बन जाएगा। डेल्टा यू क्या बन जाएगा? केवल क्यू के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो सुनना ही, मीन्स देखो क्या क्या जीरो हो गया? dt जीरो था, वर्क जीरो हो गया। अरे हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेल्टा यू क्या है यार? ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही तो है। आंतरिक ऊर्जा मतलब अंदर की ऊर्जा, रिजर्व एनर्जी, अपन ने बात की थी। और वो कब बढ़ या घट सकती? भाई परिवर्तन का मतलब क्या होगा? या तो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ऐसा कब हो सकता है? जब टेम्परेचर में चेंज हो। अरे हाँ या ना? अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर दो तो आंतरिक ऊर्जा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ सकती है ना? तो अपन यहाँ डेल्टा यू, जब टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा यू में काहे का चेंज होगा रे? तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? भाई dt भी जीरो, वर्क भी जीरो, और डेल्टा यू भी क्या हो गया? जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू भी क्या होगा? जीरो। मतलब सभी क्या हो गए? जीरो। अब सुनो, क्यू भी जीरो हो गया, इसका कंक्लूजन आप खुद से लिख सकते हैं। देखो सुनो, क्या लिखोगे आप एक लाइन लिखोगे। देखो सुनो, क्या बोलोगे? हियर नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, ठीक है, सो डेल्टा यू विल बी जीरो एंड हेंस क्यू इज ऑल्सो जीरो।
चूंकि यहां ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा बोले तो डेल्टा यू में परिवर्तन शून्य होगा, अर्थात क्यू भी क्या होगा, शून्य होगा। अब क्यू अगर हीट अगर शून्य है, क्यू जीरो है, तो आप एक स्टेटमेंट अपने आप से बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अगर क्यू जीरो है तो जो सिस्टम है आपका, जो आपके ए और बी बल्ब आपने लिए हैं, वो ना तो एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग को देते हैं, ना सराउंडिंग को हीट देते हैं, ना सराउंडिंग से हीट लेते हैं, इसलिए क्या हो गया, क्यू जीरो हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये कहानी है, आपको ऐसे इसको लिखना है। अभी जूल का लॉ देखो 4 मार्क्स में आ सकता है। जूल का नियम आज की क्लास आपको एक क्वेश्चन दे सकती है, पूरे चांसेस है, ठीक है। देखो चलना जी। अब देखो जरा यहाँ पे, ये सब समझ गए आप, क्यों कैसे क्या जीरो हुआ, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक बात अपन यहां से और सीखते हैं, क्या देखना जरा, आगे बढ़ते हैं, अभी कंटिन्यू चल रहा है जूल का लॉ। अपन को पता है सिंस इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अरे बोलो यार, ये बात तो कर चुके। अब इसका अपन टोटल डिफरेंशियल लिखना सीखेंगे, है ना। इन टोटल डिफरेंशियल फॉर्म, इन टोटल डिफरेंशियल फॉर्म, हाँ जी, टोटल डिफरेंशियल फॉर्म में ये क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू, ये सिखाया हुआ है मैंने, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी प्लस डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डी टी। अरे यही बनेगा, इसका टोटल डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन है, पूर्ण अवकलज की अवस्था में या रूप में ये बनेगा। अब मेरी बात सुनो, इन जूल्स एक्सपेरिमेंट dt क्या है, जीरो। अगर dt जीरो है तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, जीरो। सो डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v इंटू dt क्या हो जाएगा, जीरो। भाई ये जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या था, यहीं पे लिख दे रहा हूं, dt जीरो एंड du भी क्या है, जीरो, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। ये जीरो तो बचा क्या, ये बचा। आप इसको जीरो नहीं कर सकते, मैंने ये पहले आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है जूल के प्रयोग में डीवी क्या है, पॉजिटिव है, आयतन में परिवर्तन धनात्मक है, आए ना बात। तो ये आइटम तो जीरो होने वाला नहीं है। अब देखते हैं इसको, इसमें क्या जीरो हो सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जीरो के बराबर आ रहा है ना भाई। देखो एक बार लिख के देखता हूं, ये जीरो, डी यू जीरो, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी प्लस ये जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए लिखा था हमने, ठीक है। अब ये वाला आइटम क्या होगा, किसके बराबर है, जीरो के बराबर। सो ये भी जीरो के। अब आप बताओ, इसमें से ये वाली टर्म जीरो हो सकती है या ये वाली टर्म जीरो हो सकती है। अपन ने क्लियर कर लिया है, डीवी तो धनात्मक होगा, डीवी पॉजिटिव होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे सिंस डीवी डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो किसको जीरो बनना पड़ेगा, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये क्या होगा, जीरो। और यही क्या है आपका जूल का नियम, इसका ही वो मेजरमेंट कर रहे थे। छापो फटाफट से, ये जीरो नहीं हो सकता, तो इस पूरे आइटम को जीरो होने के लिए बेचारे किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। ये हो गया जी, चलो हो गया। अब सुनो, इसको सीखते हैं भाई, ठीक है। अपन ने स्टेटमेंट में लिखा है आदर्श गैस, है ना। आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है, ठीक है। उस पर और बात करेंगे। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है आपका, कंप्लीट जो भी रिटर्न का काम है वो है जूल का। अब देखो क्या निकाला जी, लास्ट रिजल्ट क्या निकाला, आपने बोला डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये क्या होगा, जीरो। आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ स्थिर ताप पर परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। ये भी जूल का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन ऐसा केवल आदर्श गैसों के लिए ही है, ऐसा केवल आइडियल गैसेज के लिए ही है। चिपका लेना दिमाग में, क्या ये जो लिखा हुआ है ये डिब्बा एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेज, केवल और केवल किसके लिए, ये
आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। क्यों? मेरी बात सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप क्या है? नियत है। अगर ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ रिजल्ट क्या आया? 0 आया। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? देखो, आदर्श गैसों की बात आपने 11th क्लास में सीखा है भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर में, है ना, द्रव्य की अवस्थाओं में। आदर्श गैसों में एक बात आपने पढ़ी है कि जो आदर्श गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता। आदर्श गैसों के पोस्टुलेट में आपने पढ़ा है, आइडियल गैसेज के पोस्टुलेट्स में आपने पढ़ा है क्या कि जो आइडियल गैसेज होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता है। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इंटरनल एनर्जी होगी उसका वॉल्यूम के साथ क्या होगा? रिलेशन 0। लेकिन ऐसा वास्तविकता में, ऐसा रियलिटी में हो ही नहीं सकता। तो यहां पे ध्यान दो। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूं, देखो ये आपने लिखा था ना, ये आपने सिस्टम बनाया था, ये ए था और ये बी था। तो ये जो ए है इसमें जो गैस भरी है ये वास्तविक गैस है भाई। कौन सी गैस है? ये रियल गैस है, ठीक है। अब अगर ये रियल गैस होगी तो आप ही बताओ ये फॉलो हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। रियल गैस में तो जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये रियल गैस का पोस्टुलेट है, अपन ने पढ़ा हुआ है। वास्तविक गैस में क्या बोलते हैं अपन कि जो गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अनोन्य क्रियाएं होती है। तो यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ परिवर्तन 0 नहीं हो सकता। तो ये किसके लिए वैलिड है? केवल आइडियल गैस के लिए। क्यों वैलिड है? मैंने बता दिया है, क्योंकि आइडियल गैस में देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट लागू केवल किसके लिए होगा? आइडियल गैस के लिए। अब सुनो मेरी बात सुनो, क्या अगर ये एप्लीकेबल है आइडियल गैस के लिए तो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है, लिखो, नोट डाल के इसको लिखो। क्या बोलोगे आप? There is some change in internal energy because there is some change in टेम्परेचर। इन टेम्परेचर सो, तो यहां पे ऐसे लिख लो, इसी में खत्म कर लो, बट नॉट सफिशिएंट चेंज। अब ये मैंने वही बोला है जो मैंने अभी समझाया है। मैंने बोला है जब रियल गैस की बात होगी ना तो वहां पे इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा भाई, कुछ ना कुछ चेंज तो आपको देखने को मिलेगा। और इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज हो रहा है तो आप रियल गैस के लिए dt इज इक्वल टू 0 बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या भी होगा? वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज भी होगा। लेकिन वो जो चेंज होता है ना वो इतना सफिशियंट नहीं होता, इतना लार्ज नहीं होता। तो अपन उसको क्या लिख देते हैं? डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? चलते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? चूंकि इसमें कुछ मात्रा में ताप में परिवर्तन होता है इसलिए आंतरिक ऊर्जा भी कुछ परिवर्तित होती है, किंतु पर्याप्त परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो दिस इज नॉट फुली प्रूफ एक्सपेरिमेंट। ये लाइन जचती है ना यहाँ पे, क्योंकि ये केवल किसकी बात करती है जी? आइडियल गैस की बात करती है। ये कोई फुली प्रूफ एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसीलिए अपन यहां पे रियल गैसेज के लिए जूल का कॉफिशिएंट, जूल गुणांक यूज करते हैं। इसको छापो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो इसका। चले तो ध्यान देना, अब लगाइए जूल गुणांक, जूल कॉफिशिएंट है ना, जूल कोएफिशिएंट, जूल कोएफिशिएंट, जूल गुणांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी नीटा से। ये क्या होता है? डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट यू। बस आपको ये लिखना है, ये याद रखना है। किससे करते हैं इसको रिप्रेजेंट? नीटा से। क्या होता है ये? ताप में
देखो स्थिर आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पे ताप में आयतन के साथ परिवर्तन ही जूल गुणांक कहलाता है, राइट, नीटा कहलाता। अब तो पढ़ना सीख गए होंगे ना हिंदी मीडियम वाले भी। क्या बोलोगे, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट यू को क्या बोलोगे, चेंज इन टेम्परेचर विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट यू। स्थिर आंतरिक या नियत आंतरिक ऊर्जा पर ताप में आयतन के साथ परिवर्तन जूल का गुणांक कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, एप्लीकेबल फॉर एवरी गैसेस, यह प्रत्येक गैस पे लागू होता है। कहने का मतलब यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, यह आइडियल और रियल बोथ, वास्तविक और आदर्श दोनों गैसों पे लागू होता है। तो ये खत्म होता है आपका जूल का नियम। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट केस आज अपन पढ़ने वाले हैं। केस क्या है, एक रिलेशनशिप है, वो सीधा उठ के आएगा भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये गारंटी की बात है। काफी बार पूछा गया आरयू में, 5 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ सीपी और सीवी में आदर्श गैस के लिए क्या रिलेशनशिप होता है। तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है तो लगाओ टॉपिक। सीपी व सीवी में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, और इसका ही नाम है मेयर्स रिलेशनशिप। इसको और क्या बोलते हो, मेयर्स रिलेशनशिप, मेयर का संबंध, मेयर ऐसे लिखना है, ठीक है। करें स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा भाई, सिंस सीपी क्या होता है, अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए भाई, डेल एच ओवर डेल टी। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं इसको, है ना। सिंस सीपी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, और सीवी भी आपने पढ़ा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो सीपी माइनस सीवी करोगे तो सीपी का वैल्यू ये है, डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसको माइनस किस में से कर दोगे, डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी में से कर दोगे। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है। अब आपको पता है सिंस एंथैल्पी क्या है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, आंतरिक ऊर्जा तथा दाब व आयतन का प्रोडक्ट होता है, सम होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो यहां पे अपन इसको क्या लिखेंगे, इन टोटल डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे टोटल डिफरेंशियल, इसका अभी मैंने सिखाया था, डी एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एच। इसको कैसे लिखेगा भाई, सुनना जी, देखो अपन ने टोटल डिफरेंशियल इसका लिखना सीख रखा है, और टोटल डिफरेंशियल में इसको कैसे लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे कर दो भाई, अपन को यहां पे ये चाहिए ना, तो इसका आप ऐसे कर दो, एक काम कर दो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएट, इक्वेशन नंबर 2 देता हूं इसको ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। स्थिर दाब पर इक्वेशन 2 का ताप के साथ अवकलन करने पे क्या बनेगा, डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, ताप के साथ स्थिर दाब पे। अब पीवी में यहाँ पे यूवी फॉर्मूला लगेगा, तो एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम का करो, और फिर अगली बार किसको रखो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के डीपी ओवर डीटी एट कांस्टेंट पी। आई बात समझ में। कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0। तो बचा क्या, डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट पी प्लस पी डी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। इक्वेशन नंबर आपकी होती है 3। इस इक्वेशन 3 में ये इसका वैल्यू आपको इसमें रखना है। बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन किसमें रखोगे, 1।
ध्यान दीजिए, पेशेंस के साथ करना है इसको। क्यों? क्योंकि आपको सीधा एग्जाम में पूछेगा ही, है ना। बीएससी वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में डालो, ठीक है। तो क्या होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट P प्लस P मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डेल एच ओवर डेल टी एट P का वैल्यू इसमें डाल दिया। पीछे क्या बचा हुआ है, माइनस डेल यू ओवर डेल टी, यू है एट कांस्टेंट V, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर अपना हो गया 4। अब आपको पता है, सिंस U इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसको टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखो, इन फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल। देखो, अगर मैं कभी हिंदी ना बोल पाऊं तो मैं उसका हिंदी ऑलरेडी बोल चुका होता हूं, तो आप कुछ समझ जाया करो। इन फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल कैसे लिखोगे, डी यू इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी प्लस डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डी टी। अब इसका अपन को देखो करना क्या है, इसको अपन को करना है डिफरेंशिएट above equation with respect to temperature at constant volume। क्या होगा जी, अब सुनो, लिखने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा भाई। पहले इधर देख लो, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर के साथ, और कांस्टेंट क्या रहेगा, ये रहेगा, अरे हाँ या ना। अब सुनो, इसको प्रेशर कर लो भाई, है ना, इसको प्रेशर कर लो आप एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखो जरा, क्योंकि मुझे ये लिखना है, इसका लिखना है मुझे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैं सिखा दूंगा इसको कैसे याद रखना है आपको। अब देखो इधर इसका क्या है, तो ये तो आइटम सेम रहेगा, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी एज इट इज। अब वी का किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस इसको सेम रखो, डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी, टेम्परेचर रहेगा और उसके साथ किसका, टेम्परेचर का कांस्टेंट प्रेशर पे। ये आइटम हो गया 1, ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो बचा क्या, डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। आ गई क्या बात समझ में? ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 5। एक बात इसको तसल्ली से आप लोग बना लेना, स्क्रीनशॉट लेने का मैंने टाइम दे दिया है, तो मैं अब यहां से इसको इधर वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा, इतना पोर्शन अपन इसका मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन आपकी 5th आई उसको 4 में रख सकते हैं क्या जरा, क्योंकि इसका वैल्यू अपन ने निकाला है, यहां पे इसको रख दो। तो यहां से लिख रहा हूं जी, है ना, बाय पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। अरे हाँ या ना, क्या बनेगा, इधर देखो जरा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, इसकी जगह ये लिखो क्या, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, dv ओवर dt एट कांस्टेंट p प्लस डेल यू ओवर डेल t एट कांस्टेंट v। ये मैंने इसका वैल्यू लिखा है यहां से ये पूरा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, प्लस p डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p माइनस डेल यू ओवर डेल t एट कांस्टेंट v। अरे यही तो बचा। इसमें से क्या क्या कट रहा है, देखो इसमें से ये कट गया, ठीक है। बचा क्या, ये कैंसिल होने के बाद Cp माइनस Cv। अब देखो इधर ये एक तो ये और एक ये बचा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूं, डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p। ये कॉमन आया तो इधर से अंदर क्या बचा, ये बचा, डेल u ओवर डेल v एट कांस्टेंट t प्लस इधर से ये कॉमन आ गया तो प्रेशर बचता है। अरे यहां तक समझ में आया, बहुत इजी है, आराम से चलना है। अभी मैं और सिखा दूंगा आपको, यहीं से सीधी बात करूंगा, बहुत इजी है। आ गया ये बात समझ में? अब देखो क्या हुआ, अभी मैंने आपको जूल का लॉ पढ़ाया है, इसलिए मैंने जूल पहले पढ़ाया था भाई। सिंस
अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या होता है, 0। और अभी जो अपन रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, आदर्श गैसों के लिए, आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस के लिए ये आइटम 0 होता है। अब मैं इधर वाला साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब अपन इधर यहां पे इसको लिख देते हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे बात करूंगा अभी डेरिवेशन पे, ठीक है। आपको गलत नहीं लिख के आना है, अप्रोच सही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर के हो, इतना आप कर सकते हो। इसको इसमें 0 लिखा है, तो यहां पे चलते हैं, ठीक है। क्या है, क्या बचा, सीपी माइनस सीवी, ये तो हो गया 0, तो बचा क्या अल्टीमेटली डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू पी। भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो सारा 0। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, ये बचा, ठीक है नहीं। अब सुनो मेरी बात, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से V क्या निकलेगा, एनआरटी ओवर पी। बोलो भाई, ये इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया था, आई थिंक ये 6 है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है 7। सो पुटिंग द इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6, ठीक है। क्या बनेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी, तो ऐसे का रहेगा, V की जगह क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे nRT ओवर P। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाया गया है, आपको यहां अप्लाई करना है। और बाहर क्या है भाई, बाहर क्या है, P तो है ही, या पहले इसका ही वैल्यू लिख लो आप, तो इसका ही वैल्यू निकाल लो, किसका, डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P। मैंने V की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे है ना बात, है क्या नहीं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे n नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, R भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर, अपॉन में प्रेशर ये भी कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर। और T का T के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, ठीक है। अब इसको उठा के इसमें लिख दोगे आप, ठीक है। तो इधर वाला बना लिया क्या, थोड़ा कम बड़ा हो गया डेरिवेशन, लेकिन है इतना ही, आपको इतना ही करना है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैं कभी नहीं कहूंगा छोटा वाला डेरिवेशन करो, हो गया। अब देखो जरा, मैं इसको इधर से हटा देता हूं, ठीक है। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, क्या है अब आपके पास, अब ये काफी छोटा हो गया है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है जी, इसकी जगह क्या वैल्यू लिखोगे, एन आर अपॉन पी, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में क्या है P, तो P से P गया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू एन आर, इसको ही आप क्या बोलते हो, मेयर्स रिलेशनशिप। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 8 इज नोन एज मेयर्स रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अब आप बताओ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए n कितना हो जाएगा 1, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R। यहां तक आपको काम करके आना है भाई, एग्जाम में यहां तक फोड़ के आना है, क्वेश्चन भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो पॉज कर करके इसको सीख लेना, समझ लेना, यहां तक आपको इसको लिख के आना है, ठीक है। अब देखो इसके 2 डेरिवेशन है, अगर आप बुक में देखोगे तो, ठीक है। एक डेरिवेशन 2 से 3 लाइनों में खत्म हो जाता है, लेकिन भाई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और आप बीएससी, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। 11th वालों को मैं ये टॉपिक नहीं बोल रहा कि आप लिखें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके काम का नहीं है। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर वालों को ये करना ही है, और ये मान के चलना Cp Cv का रिलेशनशिप बहुत बार पूछता है भाई। क्लियर है, यहां तक आ गए। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे रखना है, तो बहुत बड़ी आफत हो गई, ठीक है। तो Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा nr, n अगर 1 है तो Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा R। अरे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखना जरा। मैंने सबसे पहले क्या किया था, ऐसे याद रखना इसको, मैंने सबसे पहले क्या किया था, Cp का क्या वैल्यू है, Cv का क्या वैल्यू है, दोनों को Cp माइनस Cv करके वैल्यू निकाला,
फिर उसमें डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी का वैल्यू उसकी खुद की इक्वेशन से लेके आया, जो इक्वेशन थी यू प्लस पीवी से। अब उसमें जो पहला फैक्टर है यू का, इसका मैंने टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट प्रेशर पे डिफरेंशिएशन करके इसी इक्वेशन में डाला, ठीक है। और उसके बाद भाई यू को मैंने क्या माना, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टाइम। उसके बाद मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर ली, एनआरटी ओवर पी, और जो वैल्यू आई वो इसमें रखा, पी से पी क्रॉस हुआ, सीपी माइनस सीबीआर के बराबर बन गया, ठीक है। तो लास्ट बात आज की अपन एक और कर लेते हैं। क्या ऐसे लिखना है, बस क्या लिखना है जी, स्टार लगा के लिख लेना, पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात। ये क्या होता है, किसको बोलते हैं आप, इसको ऐसे लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, सीपी ओवर सीवी होता है गामा के बराबर। किसके बराबर होता है, गामा के बराबर, ठीक है। गामा की जो वैल्यू है मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो होती है 1.6 के बराबर, डाई एटॉमिक गैस के लिए होती है 1.4, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए होती है 1.3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.6 इसका वैल्यू होता है, और डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है 1.4, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक मतलब जैसे हीलियम है ना, ऐसे नियोन, ऐसी गैसेस के लिए 1.6, डाई मतलब जैसे H2O2 जिसमें एटम ही दो हो, N2, इनके लिए क्या होगा 1.4, ट्राई एटॉमिक मतलब CO2 तीन एटम है ना, कार्बन और दो ऑक्सीजन SO2 है ना, CH2, इन गैसेस के लिए क्या होगा 1.3। तो यहाँ पे आज का लेक्चर अपन करते हैं फिनिश। आई थिंक थोड़ा लेंदी हो गया है, पेशेंस के साथ करना है। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो उसको वापस जाके आपको देख लेना है। और एक बार मैं फिर से बोलूंगा, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखे हैं आप लेक्चर देखें भाई, आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है, किसी भी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जा रहा, ना तो लिखने के मामले में ना समझाने के मामले में। So see you in next lecture. Thanks for today's class. Happy learning.